हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में फंक्शंस के। और जैसा कि आपको बच्चों पता ही है कि हमने लास्ट लेक्चर में इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन स्टार्ट कर लिया था और मैं आपको उसमें कुछ सवाल भी करा रहा था और मैंने उसकी आपको प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी। तो एक बार क्विकली बेटा हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ वाला पोर्शन अपना रिकैप कर लेते हैं, फिर इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन के कुछ हम सवाल और सॉल्व करेंगे और उसके बाद ओवरऑल जो पूरे चैप्टर में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं सबको हम कोशिश करेंगे कि हम समराइज करें, ठीक है ना, अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू। क्योंकि अब बस कुछ लास्ट के लेक्चर्स बचे हुए हैं बेटा फंक्शंस के, क्योंकि मोर और लेस हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स फंक्शंस के कर लिए हैं और जो छोटी छोटी चीज़ें बची भी है बेटा वो आप क्वेश्चंस के थ्रू सीख जाएंगे। तो मैं बहुत जल्दी बेटा आपके लिए एक बार रिकैप करवा देता हूँ, जो जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, जो जो आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं आप देख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि इन्वर्स जब भी होता है किसी भी फंक्शन का तो इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी एक फंक्शन के दो इन्वर्स नहीं आ सकते। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस के इन्वर्स निकालते हैं। तो अगर आप सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस के इन्वर्स निकालते हैं तो इसका अगर f(x) बाइजेक्टिव होता था तो f इन्वर्स जो आप निकालते थे बेटा ये भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन ही आता था, ये भी हमने पढ़ा है। उसके बाद बेटा हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि आपके पास अगर f डिफाइंड है फ्रॉम a टू b, g अगर बेटा आपके पास डिफाइंड है फ्रॉम b टू c, और अगर आपके पास बेटा गॉफ एग्जिस्ट करता है, इफ गॉफ एग्जिस्ट्स, अगर गॉफ एग्जिस्ट करता है तो हमने पढ़ा था कि गॉफ इन्वर्स जो होता है, गॉफ इन्वर्स होता है f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स। गॉफ इन्वर्स होता है बेटा f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स। और एक हमने ये पढ़ा था कि अगर f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b और g जो है वो f का इन्वर्स है, g जो है वो f का इन्वर्स है एंड इट इज डिफाइंड फ्रॉम b टू a, ये हमें अगर दिया हुआ है तो इसमें बेटा ये बोला जाता है कि फॉग और गॉफ जो होते हैं, फॉग और गॉफ क्या होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शंस होते हैं। और आइडेंटिटी फंक्शंस बोलने का मतलब क्या है, आइडेंटिटी फंक्शंस बोलने का मतलब ये होता है कि फॉग x भी x के बराबर आता है और गॉफ x भी x के बराबर आता है। ये बेटा मैंने आपको चीज़ बताई थी, ठीक है ना। आइडेंटिटी फंक्शंस बोलने का मतलब क्या है कि फॉग x जो होता है वो भी x के बराबर आता है और गॉफ x जो होता है वो भी x के बराबर आता है। और इसमें मैंने आपको बोला भी था कि कई बार लोग बोल देते हैं फ्लो में कि यार ये फॉग x और गॉफ x बराबर है। फ्लो में कई बार ये बात लोग बोल देते हैं, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। लास्ट मैंने आपको क्लास में बेटा एक सवाल बताया था जिसमें कि फॉग और गॉफ ज़रूर सॉल्व हो के x के बराबर आ रहा था, लेकिन एक में डोमेन अलग था और दूसरे में डोमेन अलग था, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ये हम क्वेश्चंस जैसे जैसे बेटा ज़्यादा बनाएंगे वैसे वैसे अपने को चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगी। इसके बाद जो एक पॉइंट मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बेटा और बताया था वो ये बताया था कि मैं आपके लिए नोट में इसमें लिख भी देता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और था, वो ये था कि द ग्राफ ऑफ f एंड g, अगर g जो है वो f इन्वर्स है ना, f एंड g आप लिख लो या f इन्वर्स लिख लो, द ग्राफ ऑफ f एंड g आर द मिरर इमेज, ठीक है ना। ये जो ग्राफ होते हैं ये बेटा मिरर इमेज होते हैं ऑफ ईच अदर, आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन द लाइन y इक्वल टू x। ये जो y इक्वल टू x वाली लाइन होती है बेटा उसमें मिरर इमेज होते हैं, जो y इक्वल टू x वाली लाइन होती है उसमें मिरर इमेज होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि अगर मैं ये y इक्वल टू x वाली बेटा लाइन बोलूं तो मुझे पता है e रेज़ टू द पावर x का ऐसा ग्राफ होता है और ln x का ऐसा ग्राफ होता है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों जो ग्राफ मैंने बनाए हैं e रेज़ टू द पावर x का भी और ln x का भी, बोथ ऑफ दीज ग्राफ्स आर मिरर इमेज, ठीक है ना। ये दोनों बेटा एक दूसरे के मिरर इमेज है। सिमिलरली मान लीजिए अगर आप e रेज़ टू द पावर माइनस x का ग्राफ बने, जैसे ये e रेज़ टू द पावर x का बेटा ग्राफ है, अगर आप e रेज़ टू द पावर माइनस x का ग्राफ बनाएंगे तो e रेज़ टू द पावर माइनस x का बेटा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा e रेज़ टू द पावर माइनस x का। ये y इक्वल टू x वाली लाइन अभी भी मौजूद है, ठीक है। अब अगर आपने e रेज़ टू द पावर माइनस x बनाया है, जरा सोच के देखो, अगर आपने fx को e रेज़ टू द पावर माइनस x लिया है, या अगर आप बोलते हैं कि y इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस x है, तो आप ज़रा सोच के देखो, अगर आप इसका इन्वर्स निकालोगे तो आप क्या बोलोगे, लॉग लेने पे माइनस x विल बी इक्वल टू ln y,
माइनस एक्स विल बी इक्वल टू ln y, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस ln y, x इक्वल टू माइनस ln y, या आप ये बोल सकते हैं कि ये इसका इन्वर्स आएगा, f इनवर्स y क्या आएगा, माइनस ln y आएगा। तो माइनस ln y बेटा जो होगा, देखो अगर ln x ये है, देखो f इनवर्स y जो आएगा वो आएगा माइनस ln y, या आप लिख सकते हैं f इनवर्स x जो होगा वो होगा माइनस ln x। मतलब कि अगर आपके पास ओरिजिनल फंक्शन e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स है तो उसका इन्वर्स आ जाएगा माइनस ln x। तो अगर ln x का बेटा ये ग्राफ है, अगर दिस इज द ग्राफ ऑफ ln x, तो माइनस ln x का ग्राफ कैसा हो जाएगा, सोच के देखो। अगर ये ln x का ग्राफ है तो जब भी आप माइनस ln x करेंगे तो वो x एक्सिस के अबाउट उसका अगर आप इमेज देखेंगे बेटा, तो ये आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ आना चाहिए, कुछ इस तरीके का आपके पास ये ग्राफ आना चाहिए, है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस ln x एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पास ग्राफ आ जाएंगे। देखो ये e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ है और ये वाला जो ग्राफ है ये माइनस ln x का है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं और आपको दिख रहा है कि ये भी दोनों y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के मिरर इमेजेस है। ठीक है ना, बहुत इजी सा बेटा कंसेप्ट है। अभी अपन जब सवाल करेंगे बहुत सारे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी जो ग्राफ होगा बेटा, अगर उसका आप इन्वर्स भी बनाते हैं तो वो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज आएगा। ठीक है, इसके मैं ऐसा भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए ना एक लेक्चर डेडिकेट करूँगा, या मतलब किसी भी लेक्चर में 20-25 मिनट या आधा घंटा मैं आपके लिए डेडिकेट करूँगा ग्राफ के लिए, कि ग्राफ किस तरीके से वेरी करता है। बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन होता है कि सर अगर f(x) का ग्राफ मुझे दिया है तो f ऑफ माइनस एक्स कैसे निकालेंगे, माइनस f(x) कैसे निकालेंगे, f ऑफ मॉड x कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ f(x) कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ f ऑफ मॉड x कैसे निकालेंगे, ये सारे वेरिएशंस हैं। तो इसमें मैं आपके लिए एक लेक्चर लूँगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो अपन बेटा पहले तो थोड़ा सा बोर्ड क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट और है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उसके बाद फिर अपन बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, एक बस इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट और बचा है जो हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में कभी यूज आ जाए। ये वाला नोट पॉइंट जनरली बेटा आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको यूज आ जाए, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ और उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर रहे। आई होप आपको ये वाला पॉइंट बेटा समझ में आ गया होगा। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये वाला पॉइंट किया ही था, इसलिए मैंने एक बार क्विकली आपके लिए इसको रिवाइज करा दिया। हमारे पास एक जनरल बेटा नोट और ये होता है, ठीक है, देखो f(x) और f इनवर्स x, इसका अगर आपको सॉल्यूशन लेना है, अगर तो इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जैसे कि अभी जो मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया था e की पावर माइनस एक्स और माइनस ln x का, आप देख रहे थे कि दोनों का ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा था, तो वो इंटरसेक्शन वाला कौन सी लाइन पे लाई कर रहा था, y इक्वल टू एक्स पे। तो अगर तो इसका सॉल्यूशन है ना, अगर तो इसका सॉल्यूशन है तो वो अल्फा कॉमा अल्फा के फॉर्म का होता है। अल्फा कॉमा अल्फा के फॉर्म का क्यों होता है, क्योंकि वो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई सॉल्यूशन ना आए, ये भी हम देखे ही हैं कि अगर हम e रेज़ टू द पावर x और ln x का ग्राफ देखे थे तो वो मिरर इमेजेस ज़रूर था, लेकिन उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं था, तो ये हो सकता है। लेकिन ये तो देखो, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो समझ में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। इफ इसका सॉल्यूशन है अल्फा कॉमा बीटा के फॉर्म का, अल्फा कॉमा अल्फा तो हो गई क्योंकि y इक्वल टू एक्स वाली लाइन में आता है, ये तो हो गई। लेकिन अगर मान लो अल्फा कॉमा बीटा के फॉर्म का, अल्फा कॉमा बीटा के फॉर्म का, तो बोला ये जाता है इफ दे आर ऑफ द फॉर्म अल्फा कॉमा बीटा देन बीटा कॉमा अल्फा will also be the solution, will also be the solution। मतलब अगर मान लो कभी भी आपको बोला जाएगा कि एक आपके पास फंक्शन है और उसका एक इन्वर्स है, आपके पास बेटा अगर बोला जाएगा कि एक आपके पास फंक्शन है और उसका इन्वर्स है, तो कायदे से तो फंक्शन और उसके इन्वर्स का सॉल्यूशन होना चाहिए अल्फा कॉमा अल्फा के फॉर्म का, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे। लेकिन अगर गलती से भी मुझे बोल दिया गया कि इसका सॉल्यूशन बीटा कॉमा अल्फा के फॉर्म का है या अल्फा कॉमा बीटा के फॉर्म का, तो अगर अल्फा कॉमा बीटा के फॉर्म का सॉल्यूशन होगा तो बीटा कॉमा अल्फा भी उसका सॉल्यूशन होगा, और अगर बीटा कॉमा अल्फा के फॉर्म का होगा तो अल्फा कॉमा बीटा भी उसका सॉल्यूशन होगा, वैसे वर्सा चलता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक सॉल्यूशन होगा तो दूसरा भी सॉल्यूशन होगा, ये बात श्योर है। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं दैट इज दे लाई
that is they lie on the line having slope as -1. that is they lie on the line having slope as -1. आप इमेजिन करो बेटा, देखो मैं आपको मान लो सवाल देता हूं fx इज इक्वल टू 1 - x ले लो, ठीक है। ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप क्या है, -1 है। अब अगर आप f इनवर्स निकालते हैं बेटा, अगर आप f इनवर्स निकालते हैं, ध्यान से सोचिएगा, f इनवर्स बेटा अगर आप निकालेंगे तो f इनवर्स क्या आ जाएगा। f इनवर्स निकालने के लिए आप लिखोगे यहाँ पे y इक्वल टू 1 - x या x इक्वल टू 1 - y, तो आप बोलोगे f इनवर्स y इज इक्वल टू 1 - y और f इनवर्स x इज इक्वल टू 1 - x। आप ये देख सकते हैं कि fx और f इनवर्स x बोथ आर द सेम फंक्शंस। fx और f इनवर्स x दोनों ही सेम फंक्शंस है। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो 1 - x वाली लाइन कैसी होगी, देखो x इक्वल टू 0 पर ये 1 पर है, x इक्वल टू 1 पर ये 0 पर है, इस तरीके की आपके पास लाइन आएगी। ये आपके पास बेटा लाइन आएगी 1 - x वाली। तो आप देख सकते हैं कि यही वाला आपका ग्राफ fx का भी है और यही वाला आपका ग्राफ f इनवर्स x का भी है। तो fx और f इनवर्स x के तो कितने सॉल्यूशन हो गए आपके पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए इस केस में। तो कितने सॉल्यूशन हो गए बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। मेरी पहले वाली थ्योरी क्या बोलती थी कि अगर fx और f इनवर्स x दो ग्राफ है तो उसका एक सॉल्यूशन y इक्वल टू x के फॉर्म का होगा। आपको जो थ्योरी बोलती है वो ये बोलती है बेटा कि अगर fx, देखो e⁻⁻x का ऐसा ग्राफ था और -ln x का बेटा अगर आप ग्राफ देखेंगे तो -ln x का ऐसा ग्राफ है और ये आपके पास बेटा लाइन बन रही है y इक्वल टू x वाली। तो आपको बोला गया था कि यार अगर आपके पास एक ग्राफ और उसका इन्वर्स दिया हुआ है, अगर आपके पास एक फंक्शन है और उसका इन्वर्स भी दिया हुआ है, तो और अगर उनमें सॉल्यूशन है, अगर तो उनमें सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन अल्फा कॉमा अल्फा के फॉर्म का होगा, क्योंकि वो y इक्वल टू x पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि उसी के अबाउट मिरर इमेजेस है। तो अल्फा कॉमा अल्फा के तो फॉर्म का होगा। लेकिन अगर अल्फा कॉमा बीटा के फॉर्म का हुआ, अगर अल्फा कॉमा बीटा के फॉर्म का हुआ, मान लो जैसे इसका ये सॉल्यूशन आ रहा है 0,1, क्योंकि ये दोनों लाइंस तो सेम ही है, fx और f इनवर्स x के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो अगर एक पॉइंट आ रहा है 0,1 तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा 1,0। देख लो, अगर अल्फा कॉमा बीटा सॉल्यूशन होगा तो बीटा कॉमा अल्फा भी सॉल्यूशन इसका आएगा। ये इसका मतलब है, ये इसका मतलब है। जैसे देखो, आप जब x की जगह मान लो -1 रखते हो, आप जब x की जगह -1 रखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 + 1 2 मिल जाएगा। मतलब आपके पास ये वाला पॉइंट क्या आ गया, -1,2। तो अगर -1,2 इसका सॉल्यूशन है तो 2,-1 भी इसका सॉल्यूशन होगा, ये इसका मतलब है। 2,-1 भी इसका सॉल्यूशन होगा। आप रख के देख लो इसमें, आप जैसे ही 2,-1 रखोगे f इनवर्स x के लिए, आप f इनवर्स x के लिए जैसे ही 2,-1 रखोगे तो देखो 2 रखते ही आपको f इनवर्स x -1 मिलेगा। तो ये इस थ्योरी का मतलब है कि अगर अल्फा कॉमा बीटा एक सॉल्यूशन है तो बीटा कॉमा अल्फा भी उसका सॉल्यूशन होगा। मतलब कि वो लाए करेंगे ऑन अ स्लोप ऑफ -1 वाली लाइन, चाहे ये 1 - x हो, चाहे ये 2 - x हो, चाहे ये 3 - x हो, ये स्लोप जो होना चाहिए वो -1 होना चाहिए। अगर आपने स्लोप को -1 इंश्योर कर लिया है तो आप ये बोल सकते हैं कि जो आपके पास सॉल्यूशंस आएंगे, अगर उसमें अल्फा कॉमा बीटा है तो बीटा कॉमा अल्फा भी होगा। ये इसका इस पॉइंट का मतलब है। ठीक है, आई होप बेटा मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है। अगर इसके बाद भी आपको बेटा इसमें कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बिल्कुल चीज़ें बेटा पूछ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है ना, अपन अपना बोर्ड क्लियर कर लेते हैं ताकि अपन अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कर पाएँ। इन्वर्स के अपने को थोड़े से सवाल अभी और बनाने बचे हुए हैं ताकि हमारा कमांड इन्वर्स में भी आ पाए। उसके बाद एक छोटा सा बेटा टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शंस का, वो भी करेंगे अपन। और लास्ट में फिर अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। और जो भी थोड़ा सा पॉइंट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बचा हुआ है वो भी हम कर लेंगे। तो आप ये मान सकते हैं बेटा कि ऑलमोस्ट 2 से 3 लेक्चर और अपन लेंगे और उसमें हम ये फंक्शंस ख़त्म कर देंगे और उसके बाद फिर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे, है ना। फंक्शंस खत्म होते ही फिर अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे। एक एक करके बेटा जल्दी अब सारे अपन पोर्शन अपने ख़त्म करते जाएंगे। हमारे पास जो सवाल है, क्वेश्चन आपको बेटा दिया हुआ है, लेट f फ्रॉम 0 क्लोज्ड
से इन्फिनिटी, ये आपका डोमेन आ गया, और को डोमेन आपको दिया हुआ है अगले सेट में 1 क्लोज से इन्फिनिटी। डिफाइंड बाय एफ एक्स आपको बच्चों दिया हुआ है ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। फाइंड एफ इनवर्स एक्स। ये मेरे पास सवाल है कि मुझे एफ ऑफ इनवर्स निकालना है, इस फंक्शन का बेटा मुझे इनवर्स निकालना है। तो अगर इनवर्स निकालने बोला जा रहा है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यार ये फंक्शन ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि बाइजेक्टिव होगा, 1/1 होगा, क्योंकि अगर मैं इस वाले डोमेन की बात करूं 0 से इन्फिनिटी में तो कोई इशू नहीं है, 0 से इन्फिनिटी में ये हमेशा पॉजिटिव है, रेंज और कोडोमेन बिल्कुल सही है, 1/1 फंक्शन है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x प्लस 1 बाई ई रेज टू द पावर x अपॉन 2, ये लिखा जा सकता है। यहाँ से बेटा आ जाएगा 2y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x प्लस 1 बाई ई रेज टू द पावर x, या इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ ई रेज टू द पावर 2x माइनस 2y इंटू ई रेज टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे बेटा मैंने ई रेज टू द पावर x में क्वाड्रेटिक बना लिया है, तो ई रेज टू द पावर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो ई रेज टू द पावर x क्या आ गया, y प्लस माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा, देख लो ध्यान से। तो यहाँ से बेटा आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा ln y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1 और ln y माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1। ये मेरे पास आप देख सकते हैं दो वैल्यूज आ रही हैं x की, या तो x ये है या तो x ये है। अब आपको एक बात पता है कि f इनवर्स वाला बेटा जो फंक्शन होता है वो हमेशा यूनिक होता है। तो अगर f इनवर्स वाला फंक्शन हमेशा यूनिक होता है तो दोनों में से कोई एक रिजेक्ट होगा, एक एक्सेप्ट होगा। मैंने आपको बोला था जब भी मल्टीपल आंसर्स आए हमेशा अपने डोमेन और कोडोमेन को आप चेक करो। अगर आप ध्यान से बेटा सोचोगे तो आप इसमें ये बात सोचो कि यार इन्फिनिटी रखने पर ये किसकी तरफ जाना चाहिए, इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इन्फिनिटी रखने पर ये इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए, इसका मतलब आप सोच के देखो, अगर आप y पे इन्फिनिटी रख रहे हो, अगर आप y पे इन्फिनिटी रख रहे हो तो इन्फिनिटी में आपने ये इनफाइनाइट में आपने इनफाइनाइट टर्म जोड़ा तो इनफाइनाइट टर्म आया, और ln ऑफ इनफाइनाइट क्या होता है, वो भी अगेन इनफाइनाइट होता है, तो x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, बिल्कुल सही है। ये आप इन्फिनिटी रखेंगे, ये भी इन्फिनिटी होगा, लॉग ऑफ इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी की तरफ जाता है, आप जानते ही हैं इसके ग्राफ से कि इन्फिनिटी की आप तरफ जाओगे तो लॉग भी इनफाइनाइट होगा, तो x इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है, बिल्कुल सही है, x इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर आप नीचे वाले में देखो y को इन्फिनिटी रखोगे, ये भी इन्फिनिटी रखोगे, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट किधर जाएगा मेरे को नहीं पता। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट मैं श्योरली नहीं बोल सकता हूँ कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, मैं नहीं बोल सकता। जब आप दो इनफाइनाइट टर्म्स ऐड कर रहे होंगे तब वो और बड़ा टर्म होगा, ये बात आती है समझ में। लेकिन अगर आप दो बहुत बड़े टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो क्या बचेगा, उस पर आप कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। तो ये आपके पास छोटा टर्म भी हो सकता है, बड़ा टर्म भी हो सकता है, तो आप श्योरली नहीं बोल सकते कि इसका लॉग बड़े टर्म की तरफ जाएगा या छोटे टर्म की तरफ जाएगा। तो इसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा और इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब कि बेटा आपके पास f इनवर्स y आ जाएगा ln y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1, या आप बोल सकते हैं f इनवर्स x फाइनल आंसर में ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास बेटा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अपन एक बार अपना आंसर टैली भी कर लेते हैं ताकि अपन भी कंफर्म हो जाए कि अपन सही निकालें या नहीं। तो बिल्कुल सही है, एफ इनवर्स एक्स आ रहा है ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। देखो आप इस चीज़ को बेटा मान के चलो कि आपका काफ़ी हद तक का पोर्शन, आपका काफ़ी सारा बेटा जो पोर्शन है वो हमने कवर कर लिया है फंक्शंस का, तो उसमें घबराने की आपको कोई भी बात नहीं है। अब अपन कुछ अच्छे अच्छे सवाल बेटा और सॉल्व करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेटर हो पाए, हम पूरे चैप्टर को समराइज़ भी कर पाएँ, और उसके बाद फिर अपन पीरियोडिक फंक्शन वाला जो पोर्शन है वो भी करेंगे। ठीक है ना, मैं बोर्ड आपके लिए बेटा क्लियर कर देता हूँ ताकि अपन अपने अगले सवालों को बना पाएँ।
ठीक है बच्चों, तो अपना बोर्ड क्लियर हो चुका है। एक सवाल अपन करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और अच्छा हो जाए। तो क्वेश्चन हमारे पास बेटा लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स आपको बेटा डिफाइंड है 2 माइनस एक्स या 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये है x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, ये है x ग्रेटर देन 1 के लिए। इसमें आपको बोला जा रहा है g इज द इनवर्स ऑफ f। आपको जो एक g फंक्शन दिया हुआ है वो f का इनवर्स है। देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of the equation fx equal to gx is, ये आपके पास सवाल है। ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है बेटा 1, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है बेटा इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपके पास सवाल है। बेसिकली अगर आपको fx equal to gx का सवाल है तो gx तो क्या है, f इनवर्स है। तो fx और f इनवर्स x का आपका पूछा जा रहा है कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो सबसे पहले आपको इसका ग्राफ बना के देखना पड़ेगा। आप बेटा अगर इसका ग्राफ सोचोगे तो आप इसको ऐसा सोचो कि आपको बोला जा रहा है 1 या उससे छोटे वैल्यूज़ के लिए। अगर मैं बोलता हूँ ये 1 है, ठीक है ना, ये x इक्वल टू 1 है, तो 1 या उससे छोटी वैल्यूज़ के लिए ग्राफ कैसा है, 2 माइनस एक्स है। आप देखो x की वैल्यू जब आप 1 रखोगे, x की वैल्यू 1 रखते ही ये आपको वैल्यू मिलेगी 1, ठीक है ना। आप x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2। तो ये ग्राफ किस तरीके का, इस तरीके का आपके पास कुछ ग्राफ है ऐसा। ये इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन है, ये इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन है, आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है। 2 माइनस एक्स वाली ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप -1 है। और उसके बाद 1 से बड़े के लिए ग्राफ कैसा है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर बेटा क्या है, एक पैराबोला है। 2x माइनस एक्स स्क्वायर एक क्या है, पैराबोला। आप देख सकते हैं इट इज अ पैराबोला। और इसको भी अगर आप मान लीजिए x कॉमन लेते तो आप अंदर इसमें लिखते हैं 2 माइनस एक्स। पैराबोला है x, अगर आप बाहर ले लेते अंदर आ जाता है 2 माइनस एक्स। मतलब इसके 2 जीरोस कहाँ पर आ रहे हैं, 0 पे और 2 पे। इसके 2 जीरोस आ रहे हैं 0 पे और 2 पे। और क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब इट इज अ माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। तो अगर मान लो मैं पूरे के पूरे इस ग्राफ को बना रहा होता तो मैं इसके कैसे इसका ग्राफ बनाता बेटा, देखो ये इस तरीके का मैं बनाता कि 0 पे और 2 पे, 0 पे और 2 पे इसके 2 हमारे पास ये आ रहे हैं। और इसका वर्टेक्स कहाँ पर आएगा, इसका वर्टेक्स आएगा -b/2a पे। आप बेटा जैसे ही -b/2a करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1 पे इसका वर्टेक्स आएगा। तो ये ऐसा इसके पास बेटा आपके पास ग्राफ है ऐसा। ये देखो मैंने डॉटेड लाइन से ऐसा बनाया है, दिस इज द ग्राफ, ये इसका ग्राफ है, ठीक है, दिस इज द ग्राफ। अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लूँ तो ये वाला पोर्शन तो डॉटेड रखने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर तो ये ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मेरे पास ये ग्राफ एग्जिस्ट कहाँ से कर रहा है, इधर से। तो इसको अपन ऐसा कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। बाकी चीज़ अपन हटा देते हैं। पैराबोला का ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन मैंने रख ली है। पैराबोला की बेटा मैंने ये वाली लाइन अपने लिए रख ली है, बाकी अपन ने हटा दिया। ये हमारे पास ग्राफ है इसका, ठीक है। ये वाली जो ब्रांच है ये 2 माइनस एक्स है, ये वाली जो बेटा ब्रांच है ये है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास दिया, ये 0.1 है, ये 2 है। यहाँ पर मेरे पैराबोला का वर्टेक्स था। और अगर आप देखो इसकी वैल्यू 1 पर अगर आप बोलते तो 1 पर इसकी वैल्यू क्या आती, 2 माइनस 1 1 ही आती, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो 1 ही आ रही है, कोई इशू नहीं, बिल्कुल सही। अब आपको बोला जा रहा है बेटा f इनवर्स x। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि अगर f इनवर्स x बोला जा रहा है, अगर f इनवर्स x बोला जा रहा है तो f इनवर्स x तो क्या होता है यार, y इक्वल टू x वाली लाइन के अबाउट होता है। f इनवर्स x कैसा होता है, y इक्वल टू x वाली लाइन के अबाउट होता है। तो अब देखो मैंने जो डार्क पेन से बनाया है, जो मैंने सॉलिड लाइन बनाई है, ये सॉलिड वाली जो बेटा लाइन है ये ग्राफ है अपना fx का। और अब मैं जो डॉटेड लाइन बनाऊंगा दैट विल बी f इनवर्स x। जो मैं डॉटेड लाइन बनाऊंगा आपके लिए दैट विल बी f इनवर्स x। तो आप जरा सोच के देखो, अगर आप इसके अबाउट इसको मिरर इमेज लोगे तो इसका मिरर इमेज कैसा होगा, ये इधर से ऐसा घूम रहा है तो ये यहाँ से ऐसा घूमेगा इस तरीके से, ये जो इधर ऐसे घूम रहा है ये इधर ऐसे घूमेगा। और ये वाली जो लाइन आपको इधर पे पैरेलल एक दिख रही थी, इसके परपेंडिकुलर दिख रही थी,
ये वाली लाइन आपको नीचे ऐसी दिखेगी डॉटेड जाती हुई इस तरीके से, ठीक है ना। अपन देखो पूरे का बस इमेज बना रहे हैं, अपन पूरे का इमेज बना रहे हैं। तो ये वाला जो मैंने पोर्शन आपके लिए बनाया है इसको भी अपन डॉटेड कर देते हैं इस तरीके से, है ना। ये अपन ने डॉटेड कर दिया बेटा, देख लो ये हमने डॉटेड आपके लिए कर दिया। तो ये जो डॉटेड वाला मैंने कर्व बनाया है, दिस डॉटेड वाला कर्व, ये वाला जो कर्व है बेटा ये इसका मिरर इमेज है, और ये वाला जो लाइन नीचे जो मैंने निकाला है वो इसका मिरर इमेज है। अब अगर मैं बोलूं कि इसके बताओ fx इक्वल टू f इनवर्स x के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने, तो कितनी जगह इंटरसेक्शन आ रहा है। देखो इस डॉटेड वाले का इस सॉलिड वाले के साथ एक जगह यहाँ पर आ रहा है, दिस पॉइंट इज 0,2, ठीक है ना, 0,2 पे आ जा रहा है। आप देख सकते हैं जैसे ही आप x की वैल्यू 0 रखेंगे, जैसे ही आप x की वैल्यू 0 रखेंगे इस सॉलिड वाली लाइन में, तो आपको 2 मिल जाएगा आंसर। अच्छा उसके बाद अगर हम देखें इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये यहाँ पर तो आ ही रहा है y इक्वल टू x वाली लाइन पे, इधर तो इंटरसेक्शन है ही हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर आपका ये सॉलिड वाला लाइन इस डैश वाले कर्व से इंटरसेक्ट हो रहा है, इधर भी ये सॉलिड वाला लाइन इस डैश वाले कर्व से इंटरसेक्ट हो रहा है। और उसके बाद अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी बेटा इंटरसेक्शन आ रहा है, देख लो आप, ये डैश वाला लाइन इस सॉलिड वाले कर्व से इंटरसेक्शन आ रहा है। तो fx और f इनवर्स x का कितनी जगह इंटरसेक्शन आ रहा है, 3 जगह। तो अगर 3 जगह आ रहा है मतलब इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो इससे मैंने क्या पॉइंट सीखा, इससे बेटा मैंने ये पॉइंट सीखा कि ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि fx इक्वल टू gx का सिर्फ एक सॉल्यूशन आए y इक्वल टू x के साथ, इट इज़ नॉट नेसेसरी। y इक्वल टू x के साथ तो आएगा, y इक्वल टू x के साथ तो आएगा, अगर सॉल्यूशन है तो y इक्वल टू x के साथ आएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि y इक्वल टू x के अलावा भी सॉल्यूशन है। तो अलावा वाली क्या थ्योरी थी, अलावा वाली थ्योरी ये थी कि अगर अल्फा बीटा एक सॉल्यूशन है तो बीटा अल्फा भी एक सॉल्यूशन होगा। तो आप देख लो अगर 0,2 इसका सॉल्यूशन आ रहा है तो 2,0 भी, ये वाला पॉइंट क्या है 2,0, अगर 0,2 उसका एक सॉल्यूशन है तो बेटा 2,0 भी इसका सॉल्यूशन आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है ना। इस तरीके के बेटा पॉइंट्स क्या होते हैं ना, थ्योरी से उतने समझ में नहीं आते, लेकिन जब हम सवालों में देखते हैं ना ऐसे पॉइंट्स को तो हमें क्लैरिटी ज़्यादा आती है, ठीक है। तो ये वाला जो डॉटेड वाला बेटा पूरा है दिस इज f इनवर्स x, ये जो सॉलिड वाली लाइन है दिस इज fx। आपने अगर दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन लेते ही हमारे पास आंसर विल बी 3। हमारे पास बेटा 3 सॉल्यूशंस आएंगे, 0,2, 2,0 और 1,1, ठीक है। अब इसके बाद अपन अपना अगला सवाल बनाते हैं बेटा, अपन बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेटा ज़्यादा करेंगे ताकि हमने जितना अभी तक पोर्शन किया है उसे हम थोड़ा सा समराइज कर पाएँ। उसके बाद सिर्फ एक पीरियोडिक फंक्शन वाला पोर्शन थोड़ा सा बचेगा अपना। और जैसा मैंने आपको बोला है कि किसी भी एक लेक्चर में मैं आपको ग्राफ के बेसिक्स बताऊंगा कि ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाता है। सिर्फ उतना ही अपना पोर्शन बचा है, बाकी तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अपनी ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बेटा काफ़ी एक्साइटिंग लग रही होंगी, काफ़ी सारी न्यू चीज़ें आप सीख रहे हैं। विथ एवरी लेक्चर आप बहुत सारे नए नए कंसेप्ट बेटा सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए हमारे पास बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अगला हमारे पास बेटा सवाल लिखा हुआ है द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द डोमेन ऑफ। क्वेश्चन है नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब मिक्स क्वेश्चन रहेंगे बेटा, अब मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, एक फंक्शन मैं आपको दे देता हूँ fx इक्वल टू सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये हमारे पास लिखा हुआ है, प्लस अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन ब्रैकेटेड x, ठीक है। इस ये आपके पास सवाल है नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। आपको मैं 4 ऑप्शन बेटा दे दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है 5 और लास्ट ऑप्शन है 6। ये आपके पास बेटा 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। आप अगर चाहें तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो सॉल्यूशन देख भी सकते हैं। अगर हमें इसमें नंबर ऑफ बेटा इंटीजर्स बताना है तो नंबर ऑफ इंटीजर्स बताने के लिए आप कैसे करेंगे, इसका आपको डोमेन निकालना है।
अब डोमेन निकालने के लिए आप बेटा देखो यहाँ पर लगा है सिग्नम का फंक्शन और उसके आगे एक क्वांटिटी लिखी है। तो सिग्नम के आगे तो आप कुछ भी रख सकते हो, आपको पता ही है डोमेन में तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। सिग्नम के आगे आप कुछ भी अगर रख सकते हैं तो यहाँ से तो x क्या आ गया, ऑल रियल नंबर्स आ गया, कोई इशू नहीं है, आपको जो रखना है आप वो रखो। उसके बाद ये जो नीचे वाली हमारी क्वांटिटी है 1 बाय ब्रैकेटेड x, 1 बाय ब्रैकेटेड x, तो आप जरा सोच के देखो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता मतलब x इज नॉट इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट 0 से ओपन 1। 0 से 1 के बीच में आप यहाँ पर कुछ भी नहीं रख सकते, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ये हमेशा अगर 0 हो जाएगा तो ये सवाल अनडिफाइंड हो जाएगा। और अगर हम इसको देखें तो हमारे पास है 4x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन आप बेटा बनाएंगे 0, 4, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो आपके पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 से 4 क्लोज्ड, ये आपके पास आ जाएगा। और आपको ऑलरेडी बेटा कौन सी बात पता है, आपको ये बात पता है कि यार ये 0 से 1 तो मुझे छोड़ना है। ये वाला जो फंक्शन था ये बोल रहा था कि आपको x जो भी लेना है आप ले लो, ये वाला फंक्शन बोल रहा है कि आपको x 0 से 4 के बीच में लेना है, और ये वाला फंक्शन आपको बोल रहा है कि आप x 0 से 1 नहीं ले सकते। मतलब कि मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा बेटा डोमेन का, फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखिए 1 यहाँ पर ओपन है, मतलब आप यहाँ पर 1 ले सकते हैं, 1 क्लोज से 4 क्लोज्ड, ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है ना। आप 0 से 1 वाला सेगमेंट इसमें से हटा देंगे, आपके पास आंसर आएगा 1 से 4 क्लोज्ड। नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछा जा रहा है तो नंबर ऑफ इंटीजर्स विल बी 1, 2, 3, 4, 4 इंटीजर रहेंगे बेटा अपने पास। इस सवाल में 4 इंटीजर रहेंगे। आई होप आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी, आप देख भी सकते हैं। थोड़ा भी बेटा अगर आपको डाउट हो तो आप वीडियो को चाहो तो रिवाइंड भी करके देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको आ गया समझ में। अपन अगला सवाल बनाते हैं, बोर्ड अपना क्लियर करेंगे जल्दी से, और उसके बाद फिर एक सवाल अपन और बनाएंगे। आज मिक्स्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो पाए और अच्छे तरीके से, है ना। मिक्स क्वेश्चंस करेंगे तभी अच्छे से प्रैक्टिस होगी कि मुझे सारे के सारे टॉपिक्स आते भी हैं या नहीं आते, है ना। तो अगला बेटा जो सवाल है, अगला सवाल लिखा है कि हमारे पास दिया है लेट fx दिया हुआ है बेटा आपको x क्यूब प्लस सिग्नम x क्यूब प्लस सिग्नम x प्लस ln ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स और प्लस ब्रैकेटेड ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड a, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, अपने पास बेटा ये चीज़ लिखी हुई है। और फिर मुझे बोला जा रहा है कि इफ fx इज एन ऑड फंक्शन, इफ fx इज एन ऑड फंक्शन, fx बेटा आपको ये क्लियरली दिया हुआ है कि fx एक ऑड फंक्शन है फॉर ऑल x इन द डोमेन ऑफ fx, फॉर ऑल x इन द डोमेन ऑफ fx। x के मतलब जितना भी आपके पास fx में जो भी उसका डोमेन है हर x के लिए ये एक ऑड फंक्शन है। देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a, सवाल है देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a, ये आपके पास सवाल है। अगेन 4 ऑप्शंस हैं, 3, 4, 5, 6। अगर आप चाहें तो आप बेटा वीडियो पॉज कर सकते हैं, चाहें तो देख भी सकते हैं। हमारे पास fx एक फंक्शन दिया हुआ है, fx आपको बोला जा रहा है ऑड। मेरी बेसिक देखो थ्योरी क्या बोलती है, ऑड फंक्शन की याद करो। बेसिक थ्योरी ऑड फंक्शन की होती है कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ऑड फंक्शन की बेसिक थ्योरी होती है f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो आप लिखेंगे माइनस एक्स का क्यूब प्लस सिग्नम ऑफ माइनस एक्स प्लस ln ऑफ 2 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स। देख लो माइनस एक्स रखोगे तो 2 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस ब्रैकेटेड ऑफ एक्स स्क्वायर बाय मॉड ए इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अगर आप लिखोगे तो माइनस एक्स क्यूब माइनस सिग्नम एक्स माइनस ln 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स और प्लस ब्रैकेटेड एक्स स्क्वायर बाय
सॉरी माइनस लगा हुआ है माइनस एफ एक्स, तो माइनस ब्रैकेटेड एक्स स्क्वायर बाय मॉड ए, ये लिखा है। तो ये माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कट गया, सिग्नम ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस सिग्नम एक्स और माइनस सिग्नम एक्स कट गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस माइनस साइन को आप इधर लेके जाओगे तो 2 + x बाय 2 माइनस एक्स आएगा, ये भी कट गया। तो मेरे पास आ गया बेटा ट्वाइस ऑफ ब्रैकेटेड ऑफ एक्स स्क्वायर बाय मॉड ए, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ये मेरे पास आ गया। इसका मतलब यहाँ से आ गया ब्रैकेटेड ऑफ एक्स स्क्वायर बाय मॉड ए शुड बी इक्वल टू 0। अब याद करो इस तरीके का हमने सवाल बनाया है, लेकिन इस तरीके के सवालों में हमें डोमेन दिया होता था, हमें x का डोमेन दिया होता था, तो उससे हमको ये चीज़ बेटा पता चल जाती थी कि एक्स स्क्वायर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। इस सवाल में आपको डोमेन नहीं दिया, तो अगर डोमेन नहीं दिया तो आपको डोमेन लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ वाले पे तो आप x कोई भी रख सकते हो रियल नंबर, यहाँ पर भी आप x कोई भी रख सकते हो रियल नंबर, यहाँ पर भी आप x कोई भी रख सकते हो रियल नंबर, इन सब में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डोमेन सिर्फ और सिर्फ इधर से फाइनलाइज होगी, क्योंकि बाकी सब में तो आपको जो रखना है आप रखो। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा कि यार 2 - x, ये मैं डोमेन निकाल रहा हूँ, 2 - x अपॉन 2 + x, दिस शुड बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से आपके पास आ गया x - 2 अपॉन x + 2 शुड बी लेस देन 0, और अगर x - 2 अपॉन x + 2 शुड बी लेस देन 0 तो देख लो -2 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू आ गया बेटा -2 से 2, x बिलोंग्स टू बेटा आ गया -2 से 2, कि आप -2 से 2 के बीच में जो रखना चाहें रख सकते हैं। अब अगर आप -2 से 2 के बीच में बेटा जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, तो ज़रा सोच के देखिए, आप अभी यहाँ पर x की जगह 2 नहीं रख सकते, आप x की जगह 2 नहीं रख सकते, आप x की जगह -2 नहीं रख सकते, इनमें ओपन है। तो अगर x हमेशा -2 और 2 के बीच में, तो ज़रा सोच के देखो कि क्या बेटा मैं ये बोल सकता हूँ दिस एम्प्लाइज इस एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर होगा ये हमेशा ही बेटा 0 से 4 के बीच में होगा। देखो सोच के देखो, ये हमेशा ही 0 से 4 के बीच में होगा। ये इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, जब x 0 होगा तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी 4 नहीं हो सकती, ये हमेशा 4 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि x कभी भी 2 नहीं हो पा रहा। भैया अगर x 2 हो रहा होता तभी तो एक्स स्क्वायर 4 होता। x हमेशा 2 या -2 के बीच में, x ना -2 हो पा रहा है ना 2 हो पा रहा है, तो एक्स स्क्वायर कभी भी 4 नहीं हो पाएगा। और अगर एक्स स्क्वायर कभी भी 4 नहीं हो पाएगा तो देखो ब्रैकेटेड ऑफ एन एक्सप्रेशन इज 0, इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मॉड a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अगर ये ऊपर वाली चीज हमेशा 0 से 4 के बीच में है, अगर ये मॉड a 4 या उससे बड़ा हो गया, यहीं पे बच्चों से गलती होती है, ये पॉइंट है गलती का। बच्चा फ्लो में क्या करता है, फ्लो में इसको क्लोज 4 लगा देता है और इसको ग्रेटर देन 4 बोल जाता है और आंसर गलत हो जाता है। ये गलत हो जाएगा आंसर। आपको ये चीज़ दिखनी चाहिए, आपको बेटा ये चीज़ दिखनी चाहिए कि 4 पे ओपन है। क्यों? क्योंकि ये 2 नहीं हो सकता तो ये 4 नहीं हो सकता, और अगर ये 4 नहीं हो सकता तो आप अगर मॉड a को 4 या उससे बड़ा कुछ भी रखोगे, आप बेटा अगर मॉड a को 4 या उससे बड़ा कुछ भी रखोगे तो हमेशा ये पूरी चीज़ क्या आएगी, एक फ्रैक्शन आएगी। ये पूरी चीज़ हमेशा 1 से छोटी आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा 4 से छोटा है। आप अगर मॉड a को 4 या उससे बड़ा लोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा 1 से छोटा आएगा, और 1 से छोटा एक्सप्रेशन आ रहा है, 0 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली इसका ब्रैकेटेड 0 आ जाएगा। तो मॉड a की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब a बिलोंग्स टू -∞ से -4 क्लोज यूनियन 4 क्लोज से इन्फिनिटी, ये आपके पास आ गया। और जैसे ही आपके पास ये आया तो सवाल है देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a विल बी 4। इसका भी आंसर 4 है। और अगर आप थोड़ी भी इसमें गलती कर जाते, अगर आप ग्रेटर देन 4 बोल देते तो आपका आंसर 5 हो जाता, वो गलत हो जाता। ठीक है ना? ऐसे ही बेटा, ऐसे ही पॉइंट्स होते हैं जो जेईई मेंस में आपको फंसाते हैं। आपको लगेगा कि मुझे सब आता है, लेकिन फिर भी आप गलती करके आओगे। यही ब्यूटी है जेईई मेंस के एग्जाम की, कि बच्चे को वो लास्ट मोमेंट तक ऐसा फील कराते हैं कि यार ये सवाल तो आपको आता है, ये सवाल तो आप बना लोगे, लेकिन लास्ट में आपसे गलती हो जाएगी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, आप चाहें तो इसमें स्टार लगा सकते हैं। ठीक है ना? इसमें गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है, आप अगर बेटा चाहें तो इसमें आप स्टार लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास बेटा आ जाएगा कि a की वैल्यू आएगी 4। इसके बाद नेक्स्ट अपन बेटा क्वेश्चन बनाते हैं, अपना बोर्ड जल्दी से क्लियर करेंगे और उसके बाद अपन अपना अगला सवाल सॉल्व करेंगे।
सो बेटा हमारा जो अगला सवाल लिखा है, अगले सवाल में हमें दिया गया है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं ऑफ द इक्वेशन 3 ब्रैकेटेड x इज इक्वल टू x प्लस 5 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल x। 3 ब्रैकेटेड x इज इक्वल टू x प्लस 5 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे आपको ये बताना है। ठीक है, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे बेटा आपको ये बताना है। पहला हमारे पास ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है बेटा मोर देन 2। ये हमारे पास सवाल है और हमें इसमें बताना है कि इसके टोटल कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो अगेन कोई भी सवाल बेटा आप उसकी बेसिक थ्योरी याद करिए। ब्रैकेटेड और फ्रैक्शनल का बेसिक थ्योरी क्या होता है कि फ्रैक्शनल x प्लस ब्रैकेटेड x की वैल्यू x के बराबर होती है। एक ये बेसिक थ्योरी होती है और एक थ्योरी होती है कि फ्रैक्शनल x जो होता है वो हमेशा ही 1 से छोटा होता है और 0 या उससे बड़ा होता है। ये कुछ बेसिक सी थ्योरी है बेटा, ये कुछ बेसिक सी थ्योरी है। हम ऐसा करते हैं, हम बेटा सबसे पहले इसको अगर सॉल्व करें तो देखो हमारे पास लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेटेड x इज इक्वल टू x प्लस 5 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल x। ऐसा हम लिख सकते हैं। आप ऐसा करो, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, अगर 3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेटेड x को क्या मैं x माइनस फ्रैक्शनल x लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। दिस इज इक्वल टू x प्लस 5 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल x। तो यहाँ से आ गया ये 3x और माइनस x, 2x इज इक्वल टू 5 फ्रैक्शनल x प्लस 3 फ्रैक्शनल x, तो 8 फ्रैक्शनल x। तो यहाँ से बेटा आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल x। ये आपके पास आ गया। तो अगर आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल x, तो इसका मतलब क्या है कि अगर बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा 1 और 0 के बीच में होता था, तो 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा 4 और 0 के बीच में होगा। मतलब x आ गया 4 और 0 के बीच में। मैंने इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के रेंज से बहुत ही ब्यूटीफुली x का डोमेन निकाल लिया। इसका रेंज इस्तेमाल करते हुए मैंने x का डोमेन निकाल लिया। मैंने इसीलिए ब्रैकेटेड x को हटाया था ताकि मैं x और फ्रैक्शनल x में एक रिलेशन बना पाऊँ और मैं डोमेन निकाल लूँ। अब जैसे ही मेरे पास डोमेन निकल गया, अब मैं क्या करूँगा ध्यान से देखना। अब मैं आपको बोलता हूँ, देखो इसको आप ऐसे लिखो, 3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेटेड x इज इक्वल टू x प्लस 5 टाइम्स ऑफ, इस फ्रैक्शनल x को आप लिख लो x माइनस ब्रैकेटेड x लिख सकते हैं। क्या फ़ायदा होगा ध्यान से देखना, 3 ब्रैकेटेड x और 5 8 ब्रैकेटेड x इज इक्वल टू x प्लस 5x 6x आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा आपके पास आ गया कि 4/3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेटेड x इज इक्वल टू x। ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया कि 4/3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेटेड x इज इक्वल टू x। ये आपके पास रिलेशन आ गया। यहाँ से देखो 3 ब्रैकेटेड x और माइनस 5 का इधर आएगा प्लस 5, 8 ब्रैकेटेड x और x और प्लस 5x, तो 6x। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ही बेटा मेरे पास ये चीज़ आई तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि x तो 0 और 4 के बीच में। मान लो अगर मैं आपको बोलता हूँ पहला केस जब x बेटा 0 से 1 के बीच में होगा, 0 क्लोज से 1 के बीच में, तो आप मुझे एक बात बताओ, 0 क्लोज से 1 के बीच में ब्रैकेटेड x क्या होगा, 0 होगा क्या? 0 से 1 के बीच में ध्यान से देखो, ब्रैकेटेड x क्या होगा, 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि x ब्रैकेटेड x जैसी 0 हुआ तो 0 इंटू 4/3 0 हो जाएगा x। अच्छा, इसके बाद x की वैल्यू जैसी 0 आई तो 0 तो आपने लिया हुआ था, मतलब एक आंसर तो मिल गया। x इक्वल टू 0 के लिए इक्वेशन देख लो, सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 0 रखोगे सेटिस्फाई हो जाएगा। अब अगर आपने मान लो x रख लिया 1 क्लोज से 2 ओपन, तो 1 से 2 के बीच में ब्रैकेटेड x क्या होगा, 1 होगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 4/3 इंटू 1, मतलब 4/3 हो गया। क्या 4/3 1 और 2 के बीच में है क्या? तो बिल्कुल है, मतलब 4/3 भी एक x आएगा। आपको फाइनली तो x निकालना है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने। तो मैंने पहले x का रेंज, मैंने पहले x का डोमेन निकाला
और उसके बाद मैंने x को ब्रैकेटेड x से रिलेट करके अब मैं आंसर्स निकालता जा रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत कुछ आपको सिखाता है, बहुत कुछ आपको सिखाता है ऐसा सवाल। अच्छा, इसके बाद अगर मान लो मैं x को बोलता हूँ 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में ब्रैकेटेड क्या होगा, 2 होगा। 2 इंटू 4/3 कितना होगा बेटा, 8/3 होगा। क्या 8/3 2 और 3 के बीच में होता है क्या, तो होता है, ये भी आंसर है। और लास्ट अगर मैं आपको बोलता हूँ 3 से 4 के बीच में, अगर मैं आपको बेटा बोलता हूँ 3 से 4 के बीच में, तो 3 से 4 के बीच में ब्रैकेटेड क्या होगा, 3 से 4 का ब्रैकेटेड आ जाएगा मेरे पास कितना, 3, और 4/3 इंटू 3 कितना होता है, 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। क्या x की वैल्यू 4 आ सकती है क्या, x तो 4 से छोटा था, यहाँ 4 आ गया, मतलब ये गलत हो गया। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिल रहे हैं बेटा, इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मुझे मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 3, 0, 4/3 और 8/3। तो मेरा आंसर विल बी मोर देन 2, माई आंसर विल बी मोर देन 2। एक सॉल्यूशन है 0, दूसरा सॉल्यूशन बेटा 4/3 और तीसरा सॉल्यूशन है 8/3। ऐसे सवाल बेटा बहुत अच्छे होते हैं। ये जो ब्रैकेटेड और फ्रैक्शनल वाले सवाल होते हैं ये बहुत बढ़िया होते हैं, आपको ये बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है ना। ये अप्रोच आप याद रखिएगा, ये आप अप्रोच याद रखिएगा। हमेशा पहले फ्रैक्शनल और एक्स में आप एक रिलेशन निकालो और उस रिलेशन से आप एक्स का डोमेन बता दो, और उसके बाद आप एक्स और ब्रैकेटेड में एक रिलेशन बताओ, और उसके बाद एक एक करके डोमेन आप उसमें डालते जाओ और आंसर्स निकालते जाओ, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा ये सवाल है, काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने को मिलता है। तो अब अपन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला अपना सवाल जो है अपन वो लिख लेते हैं, बोर्ड क्लियर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से आप लाइक कर दो यार वीडियो को, ठीक है ना। अगर आपको बेटा इतनी पढ़ाई मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, और आपको आप देख ही सकते होंगे कि आपको क्वेश्चंस का जो लेवल भी है, क्वेश्चंस का लेवल बेकार बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे चैनल्स में हम देखते हैं कि वो फ्री में ज़रूर दे रहे होते हैं कंटेंट, लेकिन वो कंटेंट अप टू द मार्क नहीं होता है जितना आपको जेई के लिए चाहिए। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, इट इज़ एज गुड एज एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा है इसमें दिया हुआ है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, the number of solutions of the equation, the number of solutions of the equation हमारे पास बेटा लिखा है 8 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इन क्लोज ब्रैकेट 0 से 2 इज, इन क्लोज ब्रैकेट 0 से 2 इज, ठीक है। ऑप्शंस बेटा आपके पास हैं 1, 2, 3 और 4। आपको इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने, आपको बेटा इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने कि इसके टोटल कितने सॉल्यूशंस होंगे इन क्लोज ब्रैकेट 0 से 2, ठीक है। थोड़ा ये ग्राफिकल सवाल है बेटा, इसको सॉल्व करने में आपको बहुत मज़ा आएगा, आप इसको ट्राई करिए, ठीक है। एक बार इसको आप बेटा ट्राई करिए। देखिए हमारे पास लिखा हुआ है कि 8 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक क्वाड्रेटिक है ऑब्वियसली, और इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट देखो लेस देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आप करोगे लेस देन 0 है, मतलब दिस इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर दिस इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव तो सिग्नम ऑफ अ पॉजिटिव क्वांटिटी तो 1 होता है, तो ये तो सब बेकार है, ये तो 1 लिखा हुआ है, 7 इंटू 1 मतलब 7 लिखा हुआ है। अच्छा उसके बाद इधर क्या लिखा है, 8 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ध्यान से सोचो, ध्यान से बेटा सोचो, फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस एन इंटीजर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ x। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, मैं आपको जब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बता रहा था तब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि यार फ्रैक्शनल पार्ट तो सेम रहता है, बदलता नहीं। मतलब ये जो सवाल लिखा है ना, दिस क्वेश्चन इज एज गुड एज 8 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है बेटा आपके पास, और कुछ भी नहीं, यही सवाल है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप लिख सकते हो फ्रैक्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 7/8।
ये क्वेश्चन है आपका, ये सब बेकार लिखा है, ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो अगर आपको ग्राफ बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का तो ग्राफ बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का अगर आपको ग्राफ बनाना होगा बेटा, तो ये आप इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का। आपको दिखाई दे ही रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है उसको आप एक्स इंटू एक्स माइनस वन लिख सकते हैं। इसके दो जीरोज हैं, 0 पे और 1 पे, 0 पे और 1 पे इसके दो जीरोज हैं। आपको किस इंटरवल में बताना है? 0 से 2 के इंटरवल में बताना है आपको बेटा। इसको बताना है 0 से 2 के इंटरवल में। तो इसको अपन थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं, ऐसा बना लेते हैं, ठीक है ना। ये ग्राफ अपन ऐसा बना लेते हैं ये, और हम ऐसा मान लेते हैं कि ये 0 से 1 था, यहाँ पर मान लो 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है। 0 से 2 वाले इंटरवल में आपको बताना है कि ये ग्राफ का बिहेवियर कैसा होगा। यहाँ पर तो ये ग्राफ अवेलेबल ही नहीं है, 0 के बाद हमको बताना है, तो यहाँ तो ग्राफ ही अवेलेबल नहीं, ठीक है ना। ये सब बेकार है, यहाँ से मुझे देख के बताना है, इधर से। अब अगर बेटा मुझे ये चीज़ बतानी है तो ज़रा आप सोचो कि आपके पास लिखा है फ्रैक्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कौन कौन सी वैल्यूज़ ले रहा है, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का रेंज क्या है, तभी तो आप उसका फ्रैक्शनल निकालोगे। तो अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का रेंज देखोगे तो 0 पर तो ये 0 है, 1 पर भी ये 0 है। अच्छा 2 पर इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? अगर मान लो कोई आपको बोले कि इसकी वैल्यू 2 पर कितनी है, अगर आपको बेटा कोई भी बोले कि इसकी वैल्यू 2 पर कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि यार 2 पर अगर इसकी मैं वैल्यू देखूंगा तो 2 इंटू 2 माइनस 1 2 आएगा। 2 पर अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। अच्छा 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 पर मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि यार मुझे आप बताओ 1 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1 पर, तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसकी वैल्यू अगर आप बोल रहे हैं 1 के बराबर है तो मुझे x निकालना है, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 2। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है तो 1 प्लस रूट 5 बाय 2 आएगा, मतलब कि इधर पे इसकी वैल्यू आ गई कितनी? 1 प्लस रूट 5 बाय 2, 1 पर। अब फ्रैक्शनल पार्ट, अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? इसकी मिनिमम वैल्यू तो इसका वर्टेक्स कहाँ है? माइनस बी बाई 2a पे, माइनस बी बाई 2a आप जब करोगे तो 1 बाई 2 आएगा, 1 बाई 2 पे इसका वर्टेक्स आएगा। और इसका मिनिमम पॉइंट क्या आएगा? इसका मिनिमम पॉइंट आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, या 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4 है, तो 4ac, सी वाला टर्म तो है नहीं, माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 1 बाय 4। ये सब क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है बेटा। अगर ये सब आपको नहीं आता है तो आपको JEE 2024 की प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी यार घुमा के, सब क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है। तो ये आ गया माइनस 1 बाय 4 इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए कि आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट जो लिखा था, ये जो आपके पास बेटा देखो यहाँ पर ये जो फ्रैक्शनल पार्ट लिखा था, ये फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कैसी वैल्यूज आ रही हैं? इस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आ रही हैं बेटा वैल्यूज माइनस 1 बाय 4 से 2 तक, माइनस 1 बाय 4 से 2 तक की वैल्यूज इसके अंदर आ रही। मतलब कि आप जरा सोच के देखो, जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे, सोचो जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0 रखते ही 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 0। 0 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0 होता है। तो मतलब आपका ग्राफ यहीं पर है, आपका ग्राफ यहीं पर। अच्छा हाफ पर आपकी वैल्यू क्या होगी? हाफ अगर आप रखोगे तो हाफ का स्क्वायर मतलब 1 बाय 4, 1 बाय 4 माइनस हाफ, इसकी हाफ पे वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस 1 बाय 4 आ रही है। माइनस 1 बाय 4 का फ्रैक्शनल क्या होता है? व्हाट इज द फ्रैक्शनल ऑफ माइनस 1 बाय 4? तो माइनस 1 बाय 4 का हम फ्रैक्शनल कैसे निकालते हैं? हम बोलते हैं माइनस 1 बाय 4 का अगर आपको फ्रैक्शनल निकालना है तो 1 ऐड भी करो, 1 सब्ट्रैक्ट भी करो और माइनस 1 बाय 4 वैसे ही लिखो। और ये माइनस 1 बाय 4 को 1 के साथ क्लब कर दो तो इसका फ्रैक्शनल आ जाएगा 3 बाय 4। ये सब पढ़ के आए हो तुम, ये सब पढ़ के आए हो, ये सब मैंने तुमको बताया है। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है तो माइनस 1 बाय 4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? 3 बाय 4 आएगा। मतलब कि जब आपके पास बेटा आप x इक्वल टू हाफ रखेंगे, जब आप x इक्वल टू हाफ रखेंगे तो अंदर बना क्या? अंदर बना माइनस 1 बाय 4,
और -1/4 का फ्रैक्शनल क्या होता है 3/4, मतलब x इक्वल टू ये जो हाफ है, ये x इक्वल टू हाफ में आपके पास फ्रैक्शनल की वैल्यू आ रही है 3/4, यहां पर कहीं पर आ रही है। अच्छा, जब आप x की जगह 1 रखेंगे, सोच के देखो, जब आप x की जगह 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या होता है 0, 1 - 1 0 होता है, 0 का फ्रैक्शनल भी क्या होता है 0, तो अगेन यही वाला पॉइंट आपको मिलेगा। ये फ्रैक्शनल का मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं। अच्छा, इसके बाद चलो मैं आपको एक दो पॉइंट लेके और बताता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं आपको एक दो पॉइंट लेके और बताता हूँ। ये वाला आपका देखो पॉइंट कौन सा आया था, ये आया था आपके पास 3/4। मैं डायरेक्टली ग्राफ बना दूंगा तो आपको दिक्कत आएगी। आप बेटा ये समझो, हाफ के भी आप बीच में ले लो, 1/4 ले लो। चलो आप x की जगह 1/4 ले लो। अगर आप x की जगह 1/4 लोगे तो 1/4 का स्क्वायर 1/16, 1/16 - 1/4, 1/16 - 1/4 आप जब करेंगे, देखो 1/16 - 1/4 जब आप करेंगे तो ये -4/16 -3/16 आएगा, और -3/16 आएगा तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा 13/16। इसका फ्रैक्शनल पार्ट बेटा आएगा 13/16। 13/16 विल बी समवेयर हियर, 3/4 से बड़ा होगा, 13/16 कुछ यहाँ पर होगा, 13/16 कुछ यहाँ पर होगा। एक पॉइंट और चलो मैं तुमको लेके बता रहा हूँ, तुम 3/4 पे लो। मैं डायरेक्टली ग्राफ बनाऊंगा तो प्रॉब्लम आएगा ना फ्रैक्शनल का, तुम 3/4 पे लो। अगर आप x की जगह 3/4 पे डालोगे तो 3/4 रखते ही क्या आ जाएगा 9/16 - 3/4, तो 9/16 - 3/4 तो कितना हो जाएगा बताओ, 4 4 जा तो 4 3 जा तो ये आ जाएगा -3/16। -3/16 आ गया, फिर से -3/16 आया, मतलब कि आपके पास क्या है, इसका भी यही आएगा 13/16, इसका भी यही आएगा, देखो 13/16 करके देख लो ना यार, अंदाजे से ग्राफ ही तो बना रहा हूं मैं। तो अब मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली भी आपके लिए बना सकता था, बहुत बढ़िया सवाल है। जब आप फ्रैक्शनल ऑफ x² - x बोलेंगे ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो फंक्शन होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। एक फ्रैक्शनल फंक्शन बेटा हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। आप देख सकते हैं आपका जो फ्रैक्शनल फंक्शन होगा वो इतने में ही बनेगा, आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन इतने में ही बनेगा, भले अंदर x² - x कुछ भी है, फ्रैक्शनल इतना ही बनेगा। तो इसका ग्राफ आएगा, देखो 1 पे यहाँ हॉलो आएगा क्योंकि 1 पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है, उसके बाद ये ग्राफ ऐसे आएगा, और ये यहाँ से बेटा आपका ग्राफ जो है, यहाँ से आपका ग्राफ इस तरीके से इंक्रीज होगा, और यहाँ पर भी 1 पे हॉलो आएगा, और ये 1/4 पे यहाँ पर था, इधर 3/4 पे भी यहाँ पे था। ये इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट का। ये यहाँ पर जो ये कर्व है ना, इतने कर्व के लिए इसका ग्राफ इधर बनेगा। जब ये वैल्यूज नेगेटिव हो रही है तब ये ग्राफ ऐसा बनेगा। अब इसके बाद बेटा अगर आप बोलोगे 1 से 1 + √5/2 तक, अगर आप बोलोगे 1 से 1, देखो 1 पर तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 पर इसकी वैल्यू 1 आ रही है, मतलब 0 आ रही है, 1 रखते ही फ्रैक्शनल ऑफ 0 0 होता है। अब 1 + √5/2 पे इसकी वैल्यू 1 होती थी, तो आप देखो 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, मतलब कि आप 1 से 1 + √5/2 में कुछ भी रखोगे, इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा बेटा, ये यहाँ से ऐसा बनेगा, जैसा आप वो स्ट्रेट लाइन बनाते थे ना, इस तरीके का। फिर वैसे ही आप अगर बोलोगे 1 + √5/2 से 2, तो देखो 1 + √5/2 से 2 में इसकी वैल्यूज क्या आ रही है, 1 से 2 आ रही है, तो 1 से 2 में भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इस तरीके का इसका ग्राफ है। यहाँ पर ये कर्व है, और उसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। आप प्लॉट करके देख लो, अच्छा सवाल है। अब आपको बोला जा रहा है दिस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 7/8, दिस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 7/8। तो 7/8 वाली लाइन कहाँ पर होगी, ध्यान से देखो, 7/8 वाली लाइन यहाँ ऊपर होगी कहीं पे। तो 7/8 वाली बेटा अगर आप लाइन इस तरीके से बनाएंगे, तो 7/8 वाली लाइन इसको ग्राफ को कितनी जगह कट कर रही है, ये एक जगह, ये दूसरी जगह, ये तीसरी जगह, और यहाँ पर कहीं पे चौथी जगह, 4 जगह पर बेटा ये कट हो रहा है, 4 जगह पे ये कट हो रहा है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर इसमें आपको थोड़ा भी डाउट है, अगर आपको डाउट है तो ज़रूर आप वीडियो को दोबारा देखिए या कमेंट से पूछिए, ठीक है ना। ये इसका बेटा ग्राफ हो गया, देखो 0 से 1 के बीच में, क्योंकि 0 से 1 के बीच में कभी इसकी वैल्यूज़ नेगेटिव हो रही थी, कभी इसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो रही थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे इधर,
उसके बाद बेटा अगर आप देखेंगे 1 से 1 प्लस रूट 5/2 में, तो 1 से 1 प्लस रूट 5/2 में इसकी वैल्यूज हमेशा बढ़ती जा रही हैं और इसकी वैल्यूज 0 से 1 के बीच में जा रही हैं। तो 0 से 1 के बीच में इसकी जो वैल्यूज जा रही हैं तो स्ट्रेट लाइन चलेगा। 1 प्लस रूट 5/2 से 2 में इसकी वैल्यूज चल रही हैं 1 से 2 के बीच में, तो अगर इसकी वैल्यूज 1 से 2 के बीच में चल रही हैं तो इधर भी जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास बेटा जो आंसर इसका आ जा रहा है, इसका अपने पास आंसर आ जा रहा है बेटा 4। बहुत ही बढ़िया ये सवाल है। इसमें कई सारे बच्चों को बेटा, इवन कई सारे मैं बोलता हूँ इंस्टीट्यूट के टीचर्स को भी, आप अगर ये सवाल देंगे तो हो सकता है अटक जाए। एक बार के लिए बेटा हो सकता है कि वो इस सवाल में अटक जाएंगे। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो ज़रूर आप बेटा इसे मुझसे पूछिए कमेंट्स में। ठीक है बच्चों, तो विद दिस हम अपने आज के लेक्चर के एंड में पहुंच चुके हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। हमने कई सारे बढ़िया बढ़िया सवाल किए और साथ ही इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन की हमने थ्योरी भी ख़त्म की। तो थ्योरेटिकली मोस्ट ऑफ द चीज़ें हो चुकी हैं। एक पीरियोडिक फंक्शन थोड़ा सा बचा है, तो वो मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे और फिर कुछ अपन ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे। सो और 2-3 लेक्चर्स जल्दी जल्दी से फंक्शंस ख़त्म करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करें। थैंक यू।